Hello everyone, welcome to your channel Learn English with Priyanka. So friends, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं prepositions के बारे में. Yes, ये वो शब्द होते हैं जो आपकी इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग स्किल्स को और भी अच्छा बना सकते हैं. prepositions के बिना इंग्लिश बोलना लगभग नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है. मुझे पता है आप लोगों का ज़्यादातर गड़बड़ी prepositions में होता है. मुझे पता है कि जनरली स्टूडेंट्स फियर preposition. इस वीडियो को आप ज़रूर से लास्ट तक देखें ताकि आपका सारा डर prepositions का ख़त्म हो जाए. Prepositions are not as tough as you people presume. And remember, please, सुनने में अच्छा लग रहा है वो preposition नहीं होता है. There are particular rules for each and every preposition. सारे prepositions के rules होते हैं. मुझे सुनने में अच्छा लगा. अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. I ran into my teacher last night. Ran into इसका मतलब तो अंदर चले जाना, बट इसका मतलब होता है बाई चांस मिलना. सो अगेन, सुनने में अच्छा लगने वाला preposition नहीं होता है. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू लेट मी नो आफ्टर यू वॉच द कंप्लीट वीडियो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड येस, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए और भी छोटे छोटे इंग्लिश ट्रिक्स लाती रहती हूँ. द ID इज @D Pathak Presidency. So beginning with prepositions. Prepositions का काम क्या होता है? ये छोटे छोटे शब्द हैं जैसे to, from, above, under, over, through. सेंटेंस में डायरेक्शन, पोजीशन या रिलेशन को prepositions क्लियर करते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, यहाँ टू क्या दिख रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है ना कि मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, की ओर जा रही हूँ. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टू के बारे में. टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को दिखाना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ. सो मैं दिल्ली की तरफ जा रही हूँ. शी इज कमिंग टू मी, वो मेरी तरफ आ रही है. तो यहाँ पे जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं तब हम टू का यूज़ करते हैं. यहाँ पर टू का मतलब है कि किसी एक्शन एक डेफिनेट डायरेक्शन या एक डेफिनेट डेस्टिनेशन पर ख़त्म होगा. जो एक्शन स्टार्ट हुआ है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन पे ख़त्म होगा. सो टू हम तब यूज़ करते हैं. अब बात करते हैं टू और टुवर्ड्स में क्या डिफरेंस है. अब एक सवाल अगर मैं कहूँ, द बॉल इज थ्रोन टू मी, गेंद मेरी तरफ फेंकी गई है. एंड द बॉल इज थ्रोन टुवर्ड्स मी, गेंद मेरी ओर फेंकी गई है. तो इसमें फ़र्क क्या है? सो फ़र्क ये है कि जब आप टू इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों क्लियर हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रही हूँ, यानी पक्का लंदन ही पहुँचना है, ये मेरी डेस्टिनेशन है. लेकिन जब हम बोलें टुवर्ड्स, जब हम टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स द पार्क, मैं पार्क की ओर जा रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ पे पहुँच ही जाऊँ. राइट. सो चलिए अब एक छोटा सा क्विज करते हैं. मैं सेंटेंस बोलूँगी और आप सोचना कि यहाँ टू का यूज़ होगा या टुवर्ड्स का यूज़ होगा. रेडी? चलिए. ही इज़ गोइंग dash the market, to the market. She is running dash the finish line, towards the finish line. She is running towards the finish line. अब आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपके कितने सही हुए. सो prepositions एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं. जैसे एक और वर्ड होता है इन और इनटू के बीच में. ये दोनों दिखने में तो सिंपल लगते हैं लेकिन इनका यूज़ अलग अलग सिचुएशन में होता है, इन और इनटू का. सो आइए अब देखते हैं इन और इनटू में क्या डिफरेंस है. सो हम इन तब यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन पहले से ही किसी चीज़ के अंदर हो, तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर इन द बैग,
पहले से ही है, किताब पहले से ही बैग के अंदर है, हम अभी नहीं डाला है। शी इज़ इन द रूम, वो कमरे के अंदर है, पहले से ही वो कमरे के अंदर बैठी हुई है। और इनटू कब यूज़ करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा हो, तब हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज जंपिंग इनटू द पूल, मूवमेंट हो रहा है ना, वो पूल के अंदर कूद रहा है, मूवमेंट हो रहा है। द कैट रैन इनटू द हाउस, बिल्ली घर के अंदर भागी, वो भाग रही है, अभी भी मूवमेंट हो रहा है। सो जब भी मूवमेंट होता है तो हम लोग इनटू यूज करते हैं, और पहले से कोई भी चीज अंदर है तो हम उसको इन यूज करते हैं। अब और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, द मिल्क इज इन द फ्रिज, मतलब दूध फ्रिज के अंदर रखा है, यानी वो पहले से अंदर है, अभी नहीं रख रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही poured द मिल्क इनटू द ग्लास, अब उसने दूध को ग्लास में डाला, यानी बाहर से अंदर जाने का एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ? अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट में यस लिख के जरूर बताइएगा। अब एक और पेयर देखते हैं जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दैट इज ऑन एंड ऑन टू। यहां पर भी मूवमेंट और पोजिशन के कंटेक्स्ट में दोनों यूज होते हैं। ऑन कब यूज करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट पहले से सरफेस पर हो। सो ऑन इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज स्टेशनरी एंड इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, देयर इज नो मूवमेंट इन्वॉल्व्ड, कोई मूवमेंट नहीं है। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस, पूरे सरफेस पे कुछ रेस्ट पे है। मान लो दिस इज ऑन माई पाम, द फोन इज ऑन द टेबल, दैट मीन्स फोन पहले से टेबल पे रखा है। फोन स्टेशनरी है एंड इट इज ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन द टेबल। देयर आर बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर किताबें रखी हैं। द बुक्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द शेल्फ, पहले से शेल्फ पे है। एंड देयर इज नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं है। द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल, वॉल पे घड़ी दीवार पे टंगी हुई है। अगेन देयर इज नो मूवमेंट, क्लॉक भी स्टेशनरी है, दीवार भी स्टेशनरी है, एंड देयर इज नो मूवमेंट, तो हम ऑन यूज करते हैं। अब आते हैं ऑन टू। जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करके किसी सरफेस पर पहुंच रहा हो, तब हम लोग ऑन टू यूज करते हैं। तो ऑन टू डिस्क्राइब्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेसिफिकली एंडिंग ऑन अ सरफेस। सो इट फोकसेस ऑन द एक्शन और मोशन ऑफ समथिंग रीचिंग द सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वो रूफ पर चढ़ा, यानी मूवमेंट हुआ ना। सो दिस शोज मूवमेंट, क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड टू द रूफ, यहाँ पे चढ़ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो हम ऑन टू यूज करते हैं। द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफा, मतलब बिल्ली सोफे पर कूद गई, वो कूदी है, मूवमेंट हो रहा है। देयर इज एन एक्शन ऑफ जंपिंग फ्रॉम समवेयर एल्स ऑन टू द सोफा, सोफा पर वो जंप कर रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो हम अगेन ऑन टू यूज करें। शी पुट द ग्रोसरीज ऑन टू द काउंटर, अगेन उसने ग्रोसरी को काउंटर पर रखा। सो ग्रोसरीज मूव्ड फ्रॉम हर हैंड्स टू द काउंटर, सो यहाँ पे हम ऑन टू रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर करते हैं। अगेन वेरी सिंपल येट कंफ्यूजिंग बिटवीन एट एंड ऑन, इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, कब एट यूज करेंगे, कब ऑन करेंगे। सो वी यूज एट फॉर स्पेसिफिक पॉइंट्स, जैसे ही इज एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर है। एट जब होता है वो हम स्पेसिफिक पॉइंट्स या लोकेशन के लिए यूज करते हैं। सो एट इज यूज व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पॉइंट और exact या precise location. It does not focus on the surface but rather on the exact position. Think of at as pointing to a dot on a map and specific place. अब एग्जाम्पल्स ले, फॉर एग्जाम्पल ही इज एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर है। अब स्टेशन क्या है? स्टेशन इज अ स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन वेयर ही इज प्रेजेंट। सो हम जब स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं तब हम लोग एट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर मीटिंग एट द रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट पर मिल रहे हैं, राइट? इट इज रेफरिंग टू द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द मीटिंग विल हैपन। सो हम लोग एट तब यूज करते हैं। शी इज एट द डोर, वो दरवाजे पर है, वो दरवाजे पे खड़ी है। दिस इंडिकेट्स हर एग्जैक्ट पोजिशन दैट इज नियर द डोर, वो दरवाजे के पास खड़ी हुई है, तो हमें पता चल रहा है।
अब हम लोग ऑन कब यूज़ करते हैं? ऑन हम लोग सरफेस के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर है. ऑन वी यूज़ फॉर surface और थिंग्स रेस्टिंग ऑन अ surface. So on is used to describe something on top of a surface or in contact with it. उसके contact में है. It highlights that the object is physically resting on the surface area or surface. Surface area पे rest कर रहा है या surface पे है. For example, the book is on the table. किताब टेबल पर है, मतलब वो पूरा surface उससे टच हो रहा है. The book is resting directly on the surface of the table. ना, पूरा surface पे वो टच हो रहा है, बिल्कुल आराम से वो रखा हुआ है. There is a picture on the wall. अब wall पर, दीवार पर एक तस्वीर है. सो ऑन है यहाँ पे, तब यूज़ करेंगे. द पिक्चर इज एक्चुअली हैंगिंग ऑन द सर्फेस ना, सर्फेस पे हैंग हो रहा है, तो इसलिए हम लोग तब यूज़ करेंगे. द कीज आर ऑन द शेल्फ. अब चाबियाँ कहाँ पे हैं? शेल्फ पर रखी हैं. सो द कीज आर प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द शेल्फ. शेल्फ के सर्फेस पे चाबियाँ हैं. सो हाउ टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस. अब कैसे हम डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे? Is the location, you should ask actually, is the location a specific point? If yes, तब at use करेंगे. Example, he is dash the gate, on the gate. वह गेट पर है, मतलब गेट के ऊपर तो होगा नहीं, गेट के सरफेस पे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे at यूज होगा. Is the object रेस्ट कर रहा है सरफेस पे या रेस्ट कर रहा है, तो ऑन होगा. The phone is dash the chair. अब एट द चेयर तो होगा नहीं, क्योंकि रेस्ट कर रहा है, सरफेस पे है, कुर्सी पे है, तो हमने ऑन यूज़ किया. एक जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं ऑन और एट पे, ही इज सिटिंग डैश हिज स्टडी टेबल. अब ऑन द स्टडी टेबल अगर हम बोलेंगे तो हम तो उसके ऊपर बैठ के बात पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो होता नहीं है. तो व्हाट डू वी यूज? एट. ही इज स्टडिंग एट द टेबल, ही इज ईटिंग एट द टेबल. ऑन द टेबल बैठ के नहीं पढ़ते हैं हम लोग, एट द टेबल बैठते हैं, राइट. सो आई होप ऑन और एट का कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा. अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में येस ज़रूर लिख के मुझे बताएं. नहीं हुआ है तो भी मुझे लिख के बताएं, सो दैट आई कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स इन अ. अब एक कॉमन कन्फ्यूजन और बात करते हैं बाय और विथ में. जनरली स्टूडेंट्स इसमें भी बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि बाय कब यूज़ करना है और विथ कब यूज़ करना है. सो वी यूज़ बाय टू शो द डूअर. द बुक वॉज रिटन बाय हर. ये किताब उसके द्वारा लिखी गई है. सो बाय इज यूज टू शो द डूअर और एन एजेंट ऑफ एक्शन. बाय इज यूज टू इंडिकेट हु और what performed the action. So it actually shows the doer of the action in passive sentences. आप जब भी देखो ना passive sentences में the tree was cut by the gardener. So again यहाँ पे generally passive sentences में use होती है. The book was written by her. ये किताब उसके द्वारा लिखी गई है. So her is the person who's actually performing the action. और वो doer आता है. तो जब doer कोई काम करता है तो हम उसको by के through लिखते हैं. The painting was created by an artist. So painting एक artist द्वारा बनाई गई है, right? Doer of the action कौन है? Is an आर्टिस्ट. सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि बाय जो होता है वो एक डूअर जब यूज होता है तब हम लोग बाय यूज. अब द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म. सो घर तूफान द्वारा नष्ट किया गया है. सो द स्टॉर्म ये एक एजेंट है जो कि ये डिस्ट्रक्शन को कॉज कर रहा है. तो हम विथ कब यूज़ करते हैं, जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है. सो वी यूज़ विथ टू शो द इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्जाम्पल, शी रोट द बुक विथ अ पेन. उसने पेन के थ्रू लिखी, राइट. सो विथ इज यूज टू शो इंस्ट्रूमेंट या टूल्स या मीन्स जब हम करते हैं. सो विथ व्हेन वी टॉक अबाउट द टूल, इंस्ट्रूमेंट और मीन्स बाय विच कोई एक्शन किया गया है, बाय विच द एक्शन हैज़ बीन डन, तब हम लोग विथ यूज़ करते हैं. अब अगेन, रीता रोट द बुक विथ अ पेन. तो रीता ने पेन के थ्रू वो बुक लिखी. सो पेन जो है वो टूल है जो कि वो राइटिंग के लिए यूज़ कर रही है. अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. ही कट दी पेपर विथ सिजर. उसने कागज़ कैसे काटा? कैंची से काटा, राइट. सो सिजर्स आर दी इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर कटिंग. तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है. दे फिक्स्ड द मशीन विथ अ वेंच. उसने मशीन एक रिंच से ठीक की. सो वेंच इज द टूल विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस. हमें वो चीज़ दिमाग में रखनी है. अब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ओवर
एंड अबव। इन दोनों में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज ऑल्सो एज सिंपल एज एनीथिंग। मुझे नहीं समझ में आता बच्चे क्यों इतना प्रेपोजिशन से डरते हैं, बट आई होप थोड़ा बहुत आप लोग के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। सो ओवर एंड अबव के बीच में क्या फ़र्क है? ओवर एंड अबव दोनों they actually refer to something being at a higher position, but their usage depends on the context of the relationship between the objects. चलो एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंसेस एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो ओवर, ओवर जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर कर रहा हो। सो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरी तरह कवर कर रहा हो, यस, over is used when an object is directly above or covering or crossing over another object पूरी तरह से। so basically हम कह सकते हैं it implies movement or complete covering in most of the cases, in ज़्यादातर cases में। examples की बात करें, the blanket is over the child, child के ऊपर है। कंबल किसके ऊपर है? बच्चे के ऊपर है। तो blanket is completely covering the child, it completely covers the child, so हम over use करेंगे। the plane is flying over the city, हवाई जहाज कहाँ पे उड़ रहा है? शहर के ऊपर उड़ रहा है। so the plane is actually moving across the sky directly over the city, city के ऊपर उड़ रहा है, तो हम लोग over use करते हैं। he jumped over the fence, वो फेंस के ऊपर से कूदा, ऊपर से जंप किया। सो अगेन द मूवमेंट अक्रॉस और अबव द फेंस यहाँ पे शो हो रहा है ना, तो इस वजह से मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ओवर यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी पुट्स अ स्कार्फ ओवर हर शोल्डर्स, उसने कंधे को पूरा ढाक लिया, डाल लिया, तो स्कार्फ इज एक्चुअली कवरिंग हर शोल्डर्स, सो इसलिए हम यहाँ पे ओवर यूज करेंगे। सो हम कह सकते हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर कर रहा हो तब हम लोग ओवर यूज करते हैं, या वो डायरेक्टली ओवर हो, कवर कर रहा हो, या क्रॉस कर रहा हो, मूवमेंट हो रहा हो, तब हम लोग ओवर यूज करते हैं। अब बात करते हैं अबव के बारे में। सो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ऊपर हो लेकिन उसे टच ना कर रहा हो, अबव इज यूज्ड व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज हायर देन द अदर ऑब्जेक्ट बट इज नॉट टचिंग और कवरिंग इट, right? It actually emphasizes a vertical distance but without physical interaction, touch नहीं हो रहा है ऊपर लेकिन टच नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल द पेंटिंग इज अबव द सोफा, सोफा को टच नहीं हो रहा है, पेंटिंग सोफा के ऊपर है, बट द पेंटिंग इज एट अ हायर पोजिशन एंड इट इज नॉट टचिंग द सोफा, तो हम अबव यूज करेंगे, राइट? अबव टच नहीं हो रहा है, ऊपर है, इसलिए। द सन इज अबव द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर है, सूरज पहाड़ों के कहाँ है? ऊपर है। सो द सन इज पोजिशन्ड हायर दैन द माउंटेन्स बट डज नॉट कवर देम, पूरा कवर नहीं कर रहा है, इस वजह से, राइट? द शेल्व्स आर अबव द डेस्क, शेल्फ जो है वो डेस्क के ऊपर है, सो द शेल्व्स आर प्लेस्ड higher than the desk, but again it is not in contact with the desk, desk और shelf का आपस में कोई contact नहीं है, इसलिए हम लोग above यूज करेंगे। सो आई होप आपको ओवर एंड अबव के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। इट इज़ अगेन वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो यू शुड आस्क डज द ऑब्जेक्ट कंप्लीटली कवर और क्रॉस अनदर ऑब्जेक्ट? अगर येस तो हम ओवर यूज करेंगे। अगेन एग्जाम्पल, द अम्ब्रेला इज डैश हर हेड, अब क्या होगा? ओवर कि अबव? ओवर, बिकॉज छतरी उसके सर के ऊपर है, राइट? और अगर हमसे पूछा जाए इज द ऑब्जेक्ट इज सिंपली हायर बट नॉट कवरिंग, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? अबव यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्टार्स आर डैश अस, तो ओवर होगा कि अबव होगा? अबव होगा। तारे हमारे ऊपर है, दे आर नॉट कवरिंग अस, राइट? एंड दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अस। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, द फैन इज डैश द बेड, क्या होगा? above the bed. Why? Because it is higher than the bed but does not cover it. पूरा cover नहीं कर रहा है, higher है, ऊपर है, इसलिए fan is above the bed. The planes and paintings के लिए अगर हम एक क्वेश्चन बनाए, for example, the airplane is flying dash the mountains, क्या होगा? ओवर होगा। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज पहाड़ों के
ऊपर उड़ रहा है, द प्लेन इज एक्चुअली क्रॉसिंग द माउंटेन्स फ्रॉम अबव, तो इसलिए यहाँ पे ओवर होगा। स्टार्स आर डैश द माउंटेन्स, क्या होगा? अबव द माउंटेन्स। क्यों? तारे पहाड़ों के ऊपर है, दे आर स्टार्स ऑन एट अ हायर पोजिशन बट दे डू नॉट मूव और कवर द माउंटेन्स एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी नहीं है। सो आई होप ओवर एंड अबव आपको समझ में आया होगा। कुछ बोनस एग्जाम्पल्स करते हैं फॉर प्रैक्टिस। लेट्स सी वेदर यू पीपल आर एबल टू डू और नॉट। He placed a hat dash his head. Over. The bridge is dash the river. Over. Yes, the bridge is over the river. अब बात करते हैं, the kite is flying dash the trees. Above the trees. Kite कहाँ fly हो रही है? Trees के above. The moon is dash the clouds. Above the clouds. So, just remember, ओवर तब यूज होता है जब कवर करते हैं या क्रॉस करते हैं या कोई मूवमेंट है या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द हाउस, घर के ऊपर उड़ रहा है, मूवमेंट है। अबव कब यूज करते हैं? हायर बट नॉट टचिंग, जस्ट वर्टिकल डिस्टेंस पे है। द क्लॉक इज अबव द टीवी, अबव द सोफा, अबव द डाइनिंग टेबल, राइट? सो आई होप ओवर एंड अबव का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। सो अगर आया है तो कमेंट्स में यस ज़रूर लिखेंगे। प्लीज़ डू लेट मी नो कि ये वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल है। अब बहुत ही सिंपल है, बिटवीन और अमंग में डिफरेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिटवीन और अमंग दोनों का इस्तेमाल किसी चीज़ से रिलेटेड होता है, किसी स्थिति, कंडीशन या कनेक्शन को दिखाने के लिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग, इसका यूज़ अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह से होता है। आइए इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। बिटवीन कब यूज़ होता है और अमंग कब यूज़ होता है? सो वी यूज़ बिटवीन। बिटवीन हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो स्पेसिफिक लोगों की या दो स्पेसिफिक चीज़ों की या ग्रुप्स की बात कर रहे हों। इसका मतलब होता है कि सीधा संबंध या एक से एक कनेक्शन, मतलब जब टू पीपल के बारे में बात होती है तभी हम लोग बिटवीन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फाइट इज बिटवीन राहुल एंड रमेश। लड़ाई किसके बीच में हुई है? दो लोगों के बीच में, राहुल और रमेश के बीच में। सिर्फ दो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, दो लोग इसमें शामिल हैं। सो जब भी दो आएगा तो हम बिटवीन यूज करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 100 किलोमीटर्स। सो दो शहरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 100 है। सो यहाँ पे भी हम लोग दो स्पेसिफिक शहरों की बात कर रहे हैं, सो इसलिए बिटवीन यूज होगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, द डील वॉज साइंड बिटवीन टू कंपनीज। अब कितनी कंपनीज के बीच में हुई है? दो लोगों के बीच में हुई है। दो एंटिटीज, जब भी दो चीज आ गई, दो चीज, दो ग्रुप्स, दो एंटिटीज, दो कुछ भी दो, तब हम लोग बिटवीन यूज करते हैं। तो जब दो चीजों की बात हो रही हो तो ऑलवेज हम लोग बिटवीन, आंख बंद करके, कुछ नहीं लगाना है हमें, हमें तो पता है कि बिटवीन ही आना है जब दो चीज़ों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। अब बात करते हैं अमंग की। अमंग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम दो से ज़्यादा, दैट मीन्स 3 या उससे ज़्यादा लोग, चीज़ें या ग्रुप्स की बात कर रहे हों। ये दिखाता है कि किसी चीज़ का रिलेशन पूरे ग्रुप या कई एंटिटीज से है, कई लोगों से रिलेटेड है। अब एग्जाम्पल्स के फॉर्म में अगर हम देखें तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन। अगर कई बच्चे हैं, अगर ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन टू ऑफ देम, लेकिन अगर चिल्ड्रन है मतलब कई लोग हैं, तो हम बिटवीन की जगह अमंग यूज करेंगे। बिटवीन दो लोग के लिए अमंग उससे ज़्यादा। अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं, देर इज नो यूनिटी अमंग द टीम मेंबर्स। मतलब टीम के सदस्यों में एकता नहीं है, यानी पूरे ग्रुप की बात हो रही है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 और 2 पर्सन, कई लोगों की बात हो रही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द डिसीजन वॉज टेकन अमंग द कम्युनिटी मेंबर्स। मतलब फैसला कमिटी के सदस्यों के बीच में लिया गया है। पूरे ग्रुप की बात हो रही है, पूरे ग्रुप की चर्चा हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की चर्चा नहीं हो रही है। तो ध्यान रखें कि जब 3 या ज़्यादा एंटिटीज़ हों और कोई स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन ना हो तो अमंग का यूज़ हम करते हैं। अब एक एग्जाम्पल अगेन हम देखते हैं, जैसे हमने बोला दी
फाइट वॉज बिटवीन द टू ब्रदर्स, भाई दो लोग हैं तो दो ब्रदर्स हो गया. द फाइट वॉज अमंग फोर ऑफ देम, चार लोग हैं, थ्री ऑफ देम. अगर तीन भी हो गए तो भी हम अमंग यूज करेंगे. सिर्फ स्पेसिफिकली जब दो लोग हैं तो बिटवीन यूज होगा, और दो से ज्यादा हैं तो अमंग यूज होगा. तो दो स्पेसिफिक चीजों या व्यक्तियों के बीच में बिटवीन यूज होगा, दो से ज्यादा अमंग होगा. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. द आर्गुमेंट इज बिटवीन टू फ्रेंड्स, बहस दो दोस्तों के बीच में हुई, राइट. तीन या तीन से ज्यादा चीजों के लिए हम अमंग यूज करेंगे. देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग दी प्लेयर्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, खिलाड़ियों के बीच में कोई तालमेल नहीं है. तो जब खिलाड़ियां आ गए मतलब कई लोग हैं, मोर देन टू हैं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन बात करते हैं. मेरी बेटी अभी गलत करके आई थी, शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बहुत सिंपल सा है, मुझे बड़ा वो लगा. बिसाइड और बिसाइड्स बहुत सिंपल सा है. बिसाइड का मतलब होता है बगल में. प्लीज कम एंड सिट बिसाइड मी. जब भी हम बगल की बात करते हैं, प्लीज कम एंड सिट बिसाइड मी मतलब आओ मेरे बगल में बैठ जाओ. और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा. शी हैज अ कार बिसाइड्स हैविंग अ मोटरसाइकिल, राइट. सो बिसाइड्स का मतलब होता है ये तो है ही है, इसके अलावा भी है. सो बिसाइड का मतलब होता है बगल में. शी सैट बिसाइड मी इन द बस लास्ट नाइट. कल बस में मेरे साथ वो बैठी थी, तो बगल में बैठी थी तो हमने बिसाइड यूज किया. बिसाइड्स हैविंग अ पेन आई हैव अ मार्कर. मेरे पास पेन तो है ही है, उसके अलावा मेरे पास मार्कर भी है. सो बिसाइड और बिसाइड्स बस एस का डिफरेंस होता है. बिसाइड्स हैविंग लंच, शी लव्स टू हैव ब्रंच. सो अब आप दोनों प्रेपोजिशंस का सही इस्तेमाल आसानी से समझ सकते होंगे. आई होप आपको प्रेपोजिशंस समझ में आ रहा हो. तो अब इस वीडियो के एंड में आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 20 सेंटेंसेस दे रही हूँ. हर सेंटेंसेस में सही प्रेपोजिशंस आपको लगाना है. सोच समझ कर जवाब दीजिएगा और बाद में अपने आंसर्स को चेक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वो आंसर्स सही हैं या गलत हैं. सो प्लीज़ डू लेट मी नो आपके 20 में से कितने मार्क्स आए. आई नो बच्चों के स्पेशली ICSE एंड ISC स्टूडेंट्स, उन लोगों के प्रेपोजिशंस सबसे ज़्यादा 4 में से मार्क्स कटते हैं. आई नो 4 में से 1, 2, 2.5 यही हाईएस्ट जाते हैं. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. Try to learn prepositions, try to learn which preposition means what. ये तो मैंने बहुत थोड़े prepositions बनाए हैं बिकॉज एक वीडियो में इतना सारा कवर करना पॉसिबल नहीं है. आई विल ट्राई टू मेक मोर सच वीडियोज़. एंड येस, बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं ऑनलाइन क्लासेस बिगिन करूँगी. देखिए मैं रोज़ का तो नहीं कर रही हूँ, बट येस मैं जूम मीटिंग्स कर रही हूँ जिसमें कई बच्चे रहते हैं. मैं वहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस कराती हूँ. 1.5 hour to 2 hours की क्लासेस रहती हैं. सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वहाँ पे मैं अक्सर अपडेट्स डालती रहती हूँ. माई इंस्टाग्राम ID is @dpathak presidency. Do follow me over there also. You will get to know a lot of prepositions, lot of good words, idioms, phrases, everything over there. So do follow me over there also. Until then, bye-bye. Good luck for your exams. And yes, before leaving, I would like to remind you all about my book on transformation of sentences. That book is really helpful for you people because it has more than 500 solved examples, questions, along with all the rules of transformation, especially for ICSE and ISC students. बहुत कमेंट्स मेरे पास आते हैं हमारे स्कूल में ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है, हमें ग्रामर के रूल्स नहीं आते हैं. बिलीव मी, इफ़ यू परचेज दैट बुक विच कॉस्ट ओनली 99 रुपीज़ इन PDF फॉर्म, आपको फिर किसी बुक उठाने की ज़रूरत ही नहीं है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. दैट इज़ a रामबाण for all of you. So do not forget to purchase that book for your board exams. The link I have shared in the description. You can WhatsApp me on that link and I will share the PDF with you. So till then, bye-bye. Do not forget to like, share or subscribe to your own channel, that is Learn English with Priyanka. Bye-bye.